मधु सुबह सुबह अपनी सास की बहन ललिता को अपनी सास समझकर बोलती है। माँ जी सुनिए ना, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अगर आपकी तबीयत ठीक है तो आप ही खाना बना लीजिए ना। खबरदार सुषमा की बहू, तूने अगर सुषमा को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे माँ जी क्या बात है, आजकल तो आप फिल्मी डायलॉग मार रही हैं, अपना नाम लेकर मुझे डरा रही हैं। अरे मेरी भोली वाली बहन से तू पूरे दिन घर का काम करवाती रहती है, तुझे शर्म तो आती नहीं है। भला हो मेरी बहन का जिसने मुझे फोन करके ये सारी करतूतें बता दी। अरे माँ जी आपको हो क्या गया है, कैसी बातें कर रही हैं आप? सुषमा जरा बाहर तो आ, आज तेरी बहू को दिन में तारे दिखाने हैं। वो अब तुझसे मनमानी नहीं कर सकती। अपनी बहन की बात सुनकर मधु की सास सुषमा अपने कमरे से निकलकर बरामदे में आती है। हे भगवान, मेरी दो सास, ऐसा कैसे हो सकता है? एक जैसी दिखने वाली दो सास। मैं तो एक सास के साथ ही खुश हूँ, लेकिन ये खड़ूस सास, मेरा मतलब आप है कौन? आप तो बिल्कुल मेरी सास की तरह दिखती है। चुप कर बहू, ये मेरी बड़ी बहन है और थोड़ा इसके सामने चुप रहना, उसमें ही तेरी भलाई है। मेरी बहन से तू पूरे दिन घर का काम करवाती रहती है, अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे एक दिन का भी उठाने के लिए तू कह नहीं सकती। अरे घर की बहू है तो घर का काम काज करना तो तेरा फर्ज बनता है ना, अपनी सास से काम करवाना ये कहाँ का न्याय है? अरे बहू, तुझे कुछ दिनों के लिए अपना मुंह बंद रखना होगा और कुछ नहीं। पहले कम थी जो दूसरी आ गई है। मेरा मतलब है मेहमानों का आदर करना तो बच्चों का फर्ज है, समझ गई ना? बिल्कुल पिताजी, मैं अच्छे से समझ गई आप कहना क्या चाहते हैं। और जब तक बड़ी सासू माँ घर में है तो मुझे अपने जुबान पर ताला लगाना होगा। अरे मुझे तो ना जाने इस घर में अब रोटी भी नसीब नहीं होगी। तू तो जानती है अपने अपनों के कितने कान भरते हैं। बिल्कुल पिताजी, वैसे खाने में क्या खाना है आपको बता दीजिए, मैं खाना ही बनाने जा रही थी। जब तक मैं इस घर में हूँ ना, मेरी पसंद का खाना बनेगा। हाँ बहू, अब जब तक यह घर में है तो मेरी पसंद कहाँ ही चलने वाली है। तो चिंता मत कर, मैं कुछ भी खा लूंगा, लेकिन आलतू जलालतू आई बला को टाल तू। मेरा मतलब है बुरी नजर को जल्द से जल्द दूर करने के लिए नींबू मिर्च लगा देना दरवाजे पर। इतना बोलकर बहादुर घर से चला जाता है और ललिता बहादुर की बात सुनकर अपनी बहन सुषमा से कहती है। देख रही है ना सुषमा तू अपने पति को, अरे मुझे भला बुरा कह रहा है। मेरे आने से तो ये घर और घर के लोग भी सुधर चुके हैं, बल्कि मैं चाहूँ ना तो घर का एक एक सदस्य मेरे कहने से उठे और बैठे, लेकिन तूने तो घर के लोगों को अपने सर पर ही चढ़ा रखा है कि तेरी तो कोई एक नहीं सुनता। अरे पूरी फैमिली तो अपनी ही है, अब किसे किसे क्या कहती रहूं। छोड़ना, बच्चे ही तो हैं और बूढ़े को तो अक्ल ही नहीं है। अक्ल? जिस बुढ़े के अंदर अक्ल नहीं है वो बुढ़ा चाय की दुकान पर बैठकर तेरी पड़ोसन विमला के साथ चाय पी रहा था और तू यहाँ भोली भाली बनकर घर में बैठी भजन ही गाती रहा कर। मधु किचन में खाना बनाने चली जाती है, वहीं ललिता बरामदे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे सुषमा बहन कहाँ हो? तुम तो यहाँ बैठ के टीवी देख रही हो और तुम्हारा बुड्ढा वो चाय की दुकान पे किसके साथ गुलछड़े उड़ा रहे हैं? अरे मैं भी अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ, वो कोई और नहीं बल्कि आप ही थी विमला बहन। क्या बात है, तू और मुझे इज्जत दे रही है? जरूर कोई बात है। सुषमा तू ठीक है ना? तेरी तबीयत ठीक है ना? तूने खाना पीना टाइम से खाया है ना तूने? देखिए, आप बहादुर के साथ चाय की दुकान पर बैठकर फ्री की चाय पी रही थी और यहाँ आकर सुषमा को भड़काने आई हो कि वो अपने पति से लड़े कि वो किसी और औरत के साथ बैठा था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है उसके साथ तुमको चाय पीते हुए। इतनी ज्यादा इज्जत? अरे सुषमा तू ठीक है ना? अरे बता मुझे क्या हुआ है, तेरी तबीयत ठीक तो है ना? अरे सुषमा मुझे छोड़ के कहीं मत चली जाइयो। विमला यह कह ही रही होती है कि तभी सामने से सुषमा का आना होता है। अरे बाप रे, दो सुषमा, दो सुषमा कैसे हो सकती है? मुझे तो देख के ही डर लग रहा है, लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है? अरे विमला बहन रुकिए, मैं सुषमा की बड़ी बहन ललिता हूँ और ये मेरी छोटी बहन सुषमा है, लेकिन आप जो यहाँ कहने आई थी ना वो बिल्कुल गलत है। अरे सुषमा तूने बताया क्यों नहीं? तेरी जुड़वा बहन भी है? अरे मैं तो परेशान हूँ अपनी जुड़वा सासों से। जब भी मैं इन्हें कुछ कहने आती हूँ तो कभी उन्हें कुछ कहने आती हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा
किसे क्या कहना है। हे भगवान, बहू तेरे लिए कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन इससे ज्यादा तो बहादुर के लिए कितना मुश्किल होगा कि इन दोनों में से इसकी पत्नी है कौन सी। वो सारी बातें बात की बातें, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि आप मेरी बहन को भड़काने आई थी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप मेरी बहन को इस तरह भड़काने आया करोगी ना तो जरूरत नहीं है आने की। अरे सुषमा ने आज तक मुझे अपने घर पे आने के लिए मना ही नहीं किया, लेकिन ये आज की आई हुई औरत मुझे मना कर रही है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। किसके घर जाऊंगी मैं? अरे मैं किसके घर में जाके आग लगाऊंगी? अरे मतलब किसके साथ अपने दुख सुख बांटूंगी मैं अभी? अरे मैं जा रही हूँ सुषमा, अपना ध्यान रखियो। तेरे अलावा मेरा था ही कौन, लेकिन तू खुश रह। अरे विमला काकी, क्यों लेती हैं बड़ी सासू माँ की बातों को दिल पर? अरे रुकिए विमला काकी, कहाँ जा रही हैं आप? बहू खबरदार, जो तूने उसको रोका, जा जाकर खाना बना, मुझे भूख लगी है। अरे दीदी, आपको विमला को ऐसे भगाना नहीं चाहिए था, उसे बुरा लगा होगा। जैसे उसकी शक्ल है, मुझे तो नहीं लगता कि उसको किसी भी बात का बुरा लगा होगा। खैर छोड़ो, मुझे और भी काम है, और अपने बुढ़े को ना अपने काबू में रख, वरना किसी दिन पता चले वो भारी बुढ़ापे में इस विमला के चक्कर में विमला को लेकर भाग गया। अरे नहीं नहीं, मेरे ससुर जी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं बड़ी सासू माँ? बोल तो मैं बिल्कुल ठीक ही रही हूँ, लेकिन तेरे दिमाग में कोई बात नहीं जा रही है। अभी तू खाना लगा, बात का बाद में देखते हैं। ललिता कड़क मिजाज की थी और सुषमा भोली भाली। सुषमा को उसकी बहू कोई काम के लिए कह देती तो सुषमा बड़े प्यार से घर के काम में लग जाती। वहीं बहादुर भी अपनी पत्नी को हर बात पर परेशान किया करता था, लेकिन जब से ललिता घर में आई थी वो सिर्फ सब पर हुक्म चलाया करती थी। मधु भी घर का काम कर करके परेशान हो गई थी और बहादुर तो चाहता था कि ललिता कब घर छोड़कर चली जाए। एक रोज देर रात को जब सभी सोए होते हैं तभी ललिता पानी पीने के लिए उठती है और देखती है, अरे ये घर में कौन घूम रहा है? कहीं रात गए कोई चोर तो नहीं आ गया? अगर ऐसा है ना तो आज ये चोर मेरे हाथों से बचकर नहीं जाएगा। इसकी तो मैं ऐसी चटनी बनाऊंगी, ऐसी चटनी बनाऊंगी कि फिर कभी ये चोरी करने की सोच भी नहीं सकेगा। इतना कहने के बाद ललिता उस परछाई के पीछे जाने लगती है और जैसे ही वह उसका पीछा करती जाती है तो ललिता हैरान हो जाती है। दरअसल वह चोर कोई और नहीं बल्कि बहादुर ही था, जो चोरी छुपे घर से बाहर जा रहा था। अब घर में शोर मचाने के बाद सुषमा और मधु भी जाग जाते हैं। अरे क्या हुआ दीदी, इतना शोर क्यों मचा रखा है? और इन्हें क्या हुआ? आप इतना डरे हुए क्यों हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे अरे बोलते क्यों नहीं हो कि चोरी छुपे अपनी पड़ोसन विमला से मिलने जा रहे थे? वो तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे वो तो मैं थोड़ी देर बाहर की हवा खाने चला रहा था और कुछ भी नहीं। दीदी ने तो खामा मुझे पीट दिया। दीदी के हाथों से तो मार खा ली, अब मेरे हाथों से भी थोड़ी मार खा लो ना। तुम्हें वो विमला ही पसंद आई थी? इतना कहकर सुषमा पास में रखा डंडा उठाती है और अपने पति बहादुर पर कसने लग जाती है और कई डंडे मारने के बाद वह उसे छोड़ देती है। लेकिन मधु देखती है कि उसकी बड़ी सासू माँ यानी ललिता के आने के बाद सुषमा में बहुत बदलाव आ गया है और वह पहले की तरह भोली भाली बिल्कुल भी नहीं रही। गायत्री एक मूर्तिकार थी जो कि गणेश भगवान की मूर्तियां बनाया करती। उसका पति राधे अपाहिज था। कई साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने दोनों हाथ खो दिए थे, जिसके चलते गायत्री का घर उसकी मूर्तियां बनाने से ही चलता था। गायत्री एक मूर्तिकार जरूर थी, लेकिन भगवान में उसकी कोई आस्था नहीं थी। एक दिन वो अपनी ठेले पर गणेश भगवान की मूर्तियां ले जा रही होती है, तभी उसके ठेले के सामने एक बुढ़िया आ जाती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है, ए बुढ़िया, तू अंधी है क्या? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मरने के लिए मेरा ही ठेला मिला है क्या तुझे? बेटी, अगर मुझे दिखाई देता तो मैं तेरे ठेले से नहीं टकराती। जहाँ जाना होता आराम से पहुँच जाती। अरे बुढ़िया, जब आँखों पे काला चश्मा लगा लेगी तो कहाँ से दिखाई देगा? चल हट मेरे ठेले के आगे से, मुझे देर हो रही है, भगवान की मूर्तियाँ बेचने जानी है। बेटी, उस भगवान के नाते थोड़ा सा समय निकाल कर मुझ बुढ़िया को ये रोड क्रॉस करवा दे। कब से खड़ी हूँ मैं यहाँ।
देख बुढ़िया, मेरे पास इतना समय नहीं है, मेरे ठेले से हट और मुझे जाने दे। तुझे रोड क्रॉस करना है तो किसी और को कह देना। गायत्री अपना ठेला दूसरी ओर मोड़कर वहाँ से निकल जाती है। तभी बुढ़िया का खुद से रोड क्रॉस करने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है और उसे बहुत गहरी चोट आती है। रोड पर लोगों को भागता हुआ देखकर वो अपना ठेला रोककर पीछे मुड़ती है, जहाँ वो बुढ़िया को जमीन पर गिरा हुआ देखती है और उसके सर से बहुत खून निकल रहा था। जब भगवान ने आंखें छीन ली हैं, तो क्या जरूरत थी अकेले रोड क्रॉस करने की? बेवजह ही एक्सीडेंट करवा लिया। गायत्री इतना कहकर अपना ठेला लेकर वहाँ से चली जाती है और मूर्तियाँ बेचकर शाम को अपने घर लौटती है। आज क्या हुआ सड़क पर पता है आपको जी? क्या हुआ गायत्री, बताओ। अरे आज एक अंधी बुढ़िया मेरे ठेले के सामने आ गई थी, मुझसे रोड क्रॉस करवाने को बोल रही थी। तो तुमने क्या किया? करना क्या था? मैं क्या अंधों को रोड क्रॉस करवाने के लिए हूँ? मुझे और काम नहीं है क्या? ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। कभी तो किसी मजबूर इंसान की मदद कर दिया करो जिससे तुम्हारी जरूरत हो। पता नहीं कब किसकी दुआ काम आ जाए। फिर क्या हुआ उस बुढ़िया का? किसी ने उसको रोड क्रॉस करवाया कि नहीं? वो तो मुझे नहीं पता। मैं उसे छोड़कर चली आई, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो जमीन पर गिरी थी। शायद उसका एक्सीडेंट हो गया था। और तुम उसे ऐसे ही छोड़कर चली आई? हद है यार तुम्हारी भी। बनाती तुम भगवान की मूर्तियां हो, लेकिन दया भाव नाम की कोई चीज तक नहीं है तुम्हारे अंदर। हाँ नहीं है, बस गलती कर दी आपको सब बताकर। मुझे आपसे कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। गायत्री वहाँ से चली जाती। दिन बीतते हैं, लेकिन गायत्री के स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक दिन गायत्री अपने घर के आंगन में बैठी गणेश जी की मूर्तियाँ बना रही होती है। तभी वहाँ एक भिखारी आता है। कोई है घर में? भगवान के लिए मुझे कुछ दे दो। 4 दिन से भूखा हूँ, मुझ पे कोई दया तो करो। जाओ यहाँ से, घर में कोई नहीं है और यहाँ कुछ भी नहीं है। झूठ क्यों बोल रही हो बहन? अरे मैंने सच में 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। अरे भूख के मारे जान जा रही है मेरी। अरे इतनी भी निर्दयी मत बनो, भगवान के लिए ही कुछ दे दो। जब बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? जाओ कहीं और जाकर भीख मांगो। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरे हाथों में मिट्टी लगी हुई है। तुम बहुत घमंडी औरत हो, तुम्हारा कभी भला न हो। अरे जो एक भूखे को खाना नहीं देता उसका क्या ही भला होगा। तुम चाहे कितनी भी भगवान की मूर्ति बना लो, लेकिन तुम्हें कभी भगवान दर्शन नहीं देंगे। भिखारी वहाँ से चला जाता है, लेकिन गायत्री पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो मूर्ति बनाने में मग्न हो जाती है। एक दिन गायत्री अपनी पड़ोसन कमला की बहू की गोद भराई में जाती और उसकी बहू के गोद में अपने हाथ से बनाई हुई गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रख देती है। आज ही गणेश जी की मूर्ति देखकर मैंने अपना हिसाब बराबर कर दिया। कमला आंटी, अब आप मुझे कुछ नहीं बोल सकती हो। ये क्या कर रही है बहू? ये मूर्ति तो फ्री में लेकर आई है ना, मेरी बहू को देने के लिए। मेरी शक्ल पर पागल लिखा है क्या? मैंने ये मूर्ति आपको फ्री में नहीं दी, बल्कि अपना कर्जा उतारने के लिए दी है। आज के बाद आप मुझसे कोई पैसे मत मांगना। कभी तो किसी की मदद कर दिया कर बहू, तेरा भला ही होगा। वरना अगर ऐसे ही सबके बद्दुआ लेगी तो कहाँ जाओगी? तुम कभी किसी का अच्छा नहीं करती हो, तभी तो तुम्हारे साथ भी आज तक कभी अच्छा नहीं हुआ है। पति एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया और खुद आज तक बेऔलाद हो। कमला की बात सुनकर गायत्री को बहुत गुस्सा आता है और वो कमला को सुनाकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, तभी उसे एक जगह से 1000 मूर्तियाँ बनाने का ऑर्डर मिलता है, जिसे सुनकर उसकी हालत खराब हो जाती है। मैं एक रात में 1000 मूर्तियाँ कैसे बनाऊंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लगता है यह ऑर्डर गया मेरे हाथों से। भला एक रात में कोई 1000 मूर्तियाँ कैसे बना लेगा? जरूर वो आदमी मुझे पागल बना रहा होगा। भगवान मदद करो मेरी, कोई रास्ता दिखाओ मुझे। गायत्री इतना कहकर मूर्ति बनाने में लग जाती है। तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। आज तक क्या तुमने कभी किसी की मदद करी है या कोई ऐसा काम किया जिससे हम खुश होकर तुम्हारी मदद करें? लेकिन आप है कौन और ऐसे पीछे से आवाज देकर क्यों डरा रहे हो? जो भी है सामने आइए। हम वही हैं जिसे तुम दिन रात बनाती रहती हो, तुम्हारे गणेश भगवान। हे भगवान, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? गणेश भगवान खुद मुझसे बात कर रहे हैं। भगवान आप कहाँ हैं? मुझे एक बार दर्शन दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ क्या आपका रूप वैसा ही है जैसा मैं कल्पना करके अपनी मूर्ति को देती हूँ। हमारे दर्शन पाना इतना आसान नहीं है।
बहुत कठिन परीक्षा देनी होगी तुम्हें। आप मुझे बताइए भगवान जी, आपके दर्शन पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? हमारे दर्शनों के लिए तुम्हें हमारी 1000 मूर्तियाँ एक रात में बनानी होंगी। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो गई तो हम तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। भगवान की बातें सुनकर गायत्री हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे पता था एक रात में 1000 गणेश जी की मूर्तियाँ बनाना असंभव था। भगवान जी, मैं इंसान हूँ, आपकी तरह भगवान नहीं। मैं भला एक रात में 1000 मूर्तियाँ कैसे बनाऊंगी? इतना तो मेरे पास सामान भी नहीं है, और न ही मिट्टी है न ही रंग है। जहाँ आस्था सच्ची हो वहाँ सब संभव है। हमें ये देखना है कि अपने कार्य में तुम्हारी कितनी आस्था है। और रही बात सामान की, तो कुछ सामान कम नहीं पड़ेगा। कल सूरज उगने से पहले तुम्हें ये कार्य समाप्त करना होगा। अचानक से आवाज बंद हो जाती है। गायत्री कई बार आवाज लगाती है, लेकिन वो आवाज वापस नहीं आती, जिसके बाद गायत्री अपनी जी जान से मूर्तियां बनाने में लग जाती है। सुबह तक लगभग वो सारी मूर्तियां बना लेती है, लेकिन गिनने के समय 1000 मूर्तियों को पूरा होने में एक मूर्ति कम पड़ जाती है। जब तक वो मूर्ति बनाने की सोचती है, सूर्य उदय हो जाता है और वो उदास हो जाती है। रात भर बिना पल के झपकाए मैंने पूरी आस्था के साथ 1000 मूर्तियां बनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं हार गई। अब मुझे कभी भी अपने गणेश के दर्शन नहीं मिलेंगे। गायत्री मूर्तियों के बीच बैठी रो रही होती है। तभी अचानक से मौसम बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और एक तेज सी रोशनी वहां रखी एक मूर्ति पर जाती है, और वो मूर्ति असली गणेश भगवान के रूप में बदल जाती है। ये सब देखकर गायत्री का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? गणेश भगवान खुद साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन भगवान जी, मैं तो अपना काम पूरा नहीं कर पाई, तो फिर भी आपने मुझे दर्शन क्यों दिए? तुम्हारा काम तुम्हारे कर्मों की वजह से पूरा नहीं हुआ। तुमने कभी किसी की मदद नहीं करी। लोगों ने हमेशा तुम्हें बदुआ दी, इसलिए तुम्हारा कार्य भी अधूरा रह गया। लेकिन आखिर समय में तुमने मेरी मूर्ति को अपनी पड़ोसन के गोद में डालकर अनजाने में अच्छा काम किया, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए। हमारा कर्म ही हमारे नसीब और बदनसीबी का कारण होता है। आपने सही कहा भगवान जी, मुझे क्षमा कीजिए। आज के बाद मैं हर एक जरूरतमंद की मदद करूंगी। मुझे आपके दर्शन मिल गए, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया। कुछ समय बाद गणेश जी की मूर्ति फिर से मिट्टी की मूर्ति में तब्दील हो जाती है और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इस तरह गणेश भगवान की मूर्तियां बनाने वाली बहू को साक्षात गणेश भगवान के दर्शन होते हैं और उसका जीवन धन्य हो जाता है। कुंती अपने बेटी बहू के साथ रहा करती थी। कुंती की बहू शादी के 2 साल बाद पेट से थी, जिससे कुंती बहुत खुश होती है। अरे क्या बात है कुंती, तू तो आजकल नजर ही नहीं आती। देख नहीं रहा है, शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, वो दिख ही रहा है। तू आजकल घर के कामों में बहुत बिजी है। वैसे तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं मायके तो नहीं भेज दिया उसे? तू तो जानती है विमला, भगवान ने इतने दिनों बाद सुनी है और मेरे घर में खुशी आने वाली है। अब जब तक बहू पेट से है तब तक उसे कुछ दिन आराम मिल जाए तो सब ठीक ठाक निपट जाएगा। अरे तेरी जैसी सास तो मैंने आज तक नहीं देखी कुंती। सच में तू जितना अपनी बहू के लिए कर रही है, कोई दूसरी अपनी बेटी के लिए कभी ना करे। सब तो अपने ही है, क्या करे, करना पड़ता है। चल ठीक है, तू लगी रह, मैं चलती हूँ। कुंती अपनी बहू को कोई काम नहीं करने दे रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा समय बाद दवा, वैद, पूजा पाठ सब करवाने के बाद पूजा गर्भवती हुई थी, जिस वजह से कुंती अपनी बहू को काम ही नहीं करने देती। लेकिन इधर जब विमला ये सब देखती है तो वो जाते जाते सोच रही थी, बताओ तो कुंती कैसे अपनी बहू की सेवा करने में लगी है, जैसे कुंती की तो वो बहू नहीं बेटी हो। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। इन दोनों सास बहू के बीच में प्यार तो मैं तोड़ कर रहूंगी, जैसे कुंती ने मेरी बहू को मेरे खिलाफ भड़काया था। इधर कुंती अपनी बहू को खाने के लिए कुछ कुछ दे रही होती है, थोड़े थोड़े समय पर। अब देर रात कुंती अपनी बहू पूजा को उसके कमरे में खाना देने जाती है, तो पूजा भी अपनी सास को इतना करते हुए देखकर कहती है, माँ जी, आप मेरे लिए जितना कर रही हैं, शायद ही कोई अपनी बेटी के लिए भी इतना करता होगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ माँ जी।
बहू ये सब तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ, बस अच्छे से सब हो जाए मैं यही दुआ कर रही हूँ। माँ जी आप सुबह से काम कर रही हैं, अब आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं थोड़ा काम कर लूँ। नहीं नहीं बहू, बस ये खाकर थोड़ा टहल ले, बाकी का काम मैं निपटा कर सो जाऊंगी। पूजा भी कहीं न कहीं खुश थी कि उसकी सास उसके लिए काम कर रही है और तो और उसे काम भी नहीं करना पड़ रहा। अब अगली रोज सुबह से फिर पूजा पाठ करके कुंती घर के कामों में लग जाती है और दोपहर में जाकर कुंती का काम खत्म होता है। अब जैसे ही कुंती थोड़ी देर में सोने जाती है तभी उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। अरे कुंती कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं इसकी बहू को बच्चा तो नहीं होने वाला? इसके लिए हॉस्पिटल ले गए हो? कोई नजर भी तो नहीं आ रहा है। अरे क्या बोल रही है? यहाँ हूँ, तू भी तूफान की तरह आती है। सोने आई थी, अब तो नींद आने से रही। अरे कुंती तू यहाँ क्या कर रही है? सोफे पर, कमरे में जाकर सोती ना। कहीं भी सो लूं, जब तक तू ऐसे ही बिना बताए आती रहेगी मुझे कहीं नींद ही नहीं आने वाली। वैसे किस काम से आई थी? अरे नहीं नहीं, मुझे भला कौन सा काम होगा तुझसे? मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। सोचा देख लो कुंती ठीक भी है। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, भला मुझे क्या होगा? वैसे सच कहूँ कुंती, कुछ खाया पिया कर, देख तो आंखें भी निकली जा रही है। देख विमला, जब तू मुझे भड़का ही रही है तो अच्छे से भड़का ले। राम राम, ना ना, मैं किसी का घर तोड़ने वाला काम नहीं करती कुंती। वैसे तेरी बहू कहाँ है? अभी तक सो रही है क्या? हाँ आराम कर रही है, उसे आराम की बहुत जरूरत है, लेकिन उसे मैं चलने फिरने के लिए कहती हूँ। विमला तो कुंती को भड़काने आई थी और वो कुंती को बड़े ही प्यार से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है। सच कहूँ तो मेरी बड़ी बहन की बहू जो है, उसको ऐसे ही बच्चा नहीं हो रहा था। उसकी सास भी उसकी खूब सेवा करती थी जब वो पेट से थी, लेकिन इतना सेवा करने का फायदा ही क्या हुआ? उसका बच्चा लंगड़ा निकला। राम रे राम, ये तू क्या कह रही है? बताओ, इतनी सेवा पानी के बाद भी अगर बच्चा ऐसा हुआ तो कितना दिल दुखेगा विमला तेरी बहन का। अरे दुख हुआ, बहुत रोई, लेकिन बच्चा भी नाकामयाब था। तू सही कह रही है, मुझे अपनी बहू को इतना आराम नहीं करने देना चाहिए। कल को उसे कितनी दिक्कत होगी। बहुत कुंती बहुत, मैं तो कहती हूँ अभी से उसे काम पर लगवा दे। अब विमला कुंती के कान में जहर घोल कर निकल जाती है। इधर विमला के जाते ही कुंती के रंग ढंग बदल जाते हैं। बहू, अरे बहू, कब से सो रही है? आज मुझसे कोई काम नहीं होगा, थोड़ा हाथ पाँव चला और जाकर खाना पीना बना। माँ जी अचानक क्या हुआ? आप कहती तो हैं कि मैं काम कर दूंगी, शाम का खाना भी मैं ही बना दूंगी। मैं तुझे ये सब इसीलिए कह रही हूँ कि ज्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए इस स्थिति में। चल चल कर काम कर। अब पूजा ये सब सुनकर काम में लग जाती है और वो किचन में सब्जी चढ़ाकर जैसे ही हॉल में अपनी सास को पानी देने के लिए आती है, तैसे ही वो वहाँ गिरे हुए पानी से फिसल कर गिर पड़ती है। बहू तू ठीक तो है ना? तुझे चोट तो नहीं लगी? अरे माँ जी, यहाँ पानी गिरा था और मैंने देखा नहीं, मेरे तो पेट में भी दर्द शुरू हो गया। हे राम, ये मैंने अपनी बहू के साथ क्या कर दिया? कहीं से कुछ हो न जाए। माँ जी दर्द तो तेज होने लगा है, मैं क्या ही बताऊँ। बहू तू यहीं रुक, मैं अभी हॉस्पिटल जाने के लिए गाड़ी मंगवाती हूँ। कुंती अपनी बहू को गिरता हुआ देखकर घबरा जाती है। बहू तू थोड़ा और दर्द बर्दाश्त कर ले, अभी मैंने गाड़ी बुलाई है, तुझे मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मुझे भी सोचना चाहिए, आजकल का मामला है, लेकिन मैं भी विमला की बातों में आ गई। विमला आंटी की कौन सी बातों में आ गई आप? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे बहू पहले तू हॉस्पिटल चल, फिर मैं तुझे समझाती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। माँ जी मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आप कुछ तो करो। बहू बस आ गई गाड़ी, तुझे मैं हॉस्पिटल ले चलती हूँ। अब कुंती अपनी बहू को जल्दबाजी में हॉस्पिटल लेकर पहुँचती है, जहाँ कुछ समय बाद ही पूजा को एक प्यारा सा बेटा होता है और कुंती दादी बन जाती है। अब अगले दिन कुंती अपने पोते बहू के साथ घर आती है। तभी विमला भी कुंती के पीछे ही घर में एंट्री करती है। क्या बात है कुंती, अब तो तू दादी बन गई। मुझे जैसे ही पता चला कि तू अपनी बहू को लेकर आई है तो मैं भागी भागी चली आई। हाँ विमला,
आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं दादी बन गई। अरे कुंती, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। वैसे बहू को अब काम करवाती रही हो। बहू, तुम्हें क्या कह रही थी तुझसे? तू लल्ला को लेकर आराम कर, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। अरे कुंती, तू क्या ऊंचा सुनती है? मैंने कहा अब तो अपनी बहू से काम करवाती रही हो। क्यों? मेरी बहू और मैं उसकी सास। जब मुझे ही कोई दिक्कत नहीं है घर का काम का संभालने में, तो तुझे क्यों मिर्च लग रही है विमला? बताओ, अब भलाई का जमाना ही कहाँ है? मैं तो तेरी बहू के भले के लिए ये सब कह रही थी। अब कुंती को तो दादी बनकर खुशी मिल जाती है, लेकिन विमला का प्लान काम नहीं आता, क्योंकि विमला तो कुंती और उसकी बहू के बीच फूट डलवाना चाहती थी, जो कुंती के दिमाग में एक बार को तो आ भी जाता है, लेकिन फिर वो अपनी बहू को गिरता हुआ देखकर सब कुछ भूल जाती है और उसकी सेवा में लग जाती है। तभी कुंती के घर से एक नन्हे और नए मेहमान की एंट्री होती है। राहुल घर का बड़ा बेटा होने की वजह से उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसीलिए राहुल अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाइना में जॉब करने चला जाता है, जहां उसे एक चाइनीज लड़की जिसका नाम लीना था उससे प्यार हो जाता है और लीना से शादी भी कर लेता है। राहुल भारत से था और अपने परिवार से दूर, जहां उसके घर में छोटा भाई, माँ और छोटे भाई की बीवी रहती थी। ऐसे ही एक दिन अमन अपनी माँ से कहता है, माँ, भाई को चाइना गए हुए बहुत समय हो चुका है, अब तो उन्होंने शादी भी कर ली वहाँ पे। माँ, बहुत याद आती है भैया की। एक काम कीजिए ना, आप भैया को बुला लीजिए, आप कहेंगे तो आ जाएंगे। अगर उसे बुला लिया तो वो उस चाइनीज को भी ले आएगा, पता नहीं कैसे उसे वो पसंद आगी। राम राम, पता नहीं वहाँ के लोग कैसे कैसे खाना खाते हैं, इसलिए नहीं बुलाती मैं अपने बेटे को। लेकिन माँ, हर चाइनीज ऐसा नहीं होता है, चाइनीज लोग अच्छे भी होते हैं, मैंने फोन में बहुत देखा है। अच्छा, तूने देखा है तो मैं भी कोई अंधी नहीं हूँ, मैंने भी फोन में भी देखा है, चाइना के लोग कीड़े मकोड़े खाते हैं। राम राम। लेकिन माँ, अब तो वो वैसे भी नहीं खाती होंगी। अरे भारत के लड़के से शादी की है, कुछ तो सुधार आया होगा। भगवान जाने उस चाइना में सुधार आया है या नहीं। हमरे बिटवा में कहीं उस चाइना की लौंडिया हमरे बिटवा को बिगाड़ ना दे। भैया इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं है माँ, क्या खाना चाहिए क्या नहीं वो सब उनको पता है, वो कोई छोटे बच्चे नहीं है। माँ, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगा मैं, आप भैया को फोन करो, मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। उनको बोलो अपने देश, अपने परिवार के पास वापस आने के लिए, कब तक दूर रहेंगे। अमन के बहुत मनाने के बाद सुनीता अपने बड़े बेटे राहुल को फोन करती है और उसे घर वापस आने को कहती है। उधर चाइना में राहुल खुशी से अपनी बीवी लीना से कहता है, माँ ने आज मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे इंडिया बुलाया है, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज कितने सालों के बाद मुझे मेरी माँ ने इंडिया बुलाया है। आज मैं पूरे 2 साल के बाद अपनी माँ से बात कर रहा था। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि कितना खुश हूँ मैं आज। I know, मुझे सब पता है। हमारा मैरिज के बाद तुम्हारा मम हमारे से रिश्ता तोड़ दिया। चलो अब सब अच्छा हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुम वहाँ जाकर अपना ये चाइनीज फूड मत खाना प्लीज, हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ मैं। मैंने अपने भाई को कहा था कि तुम बाकी चाइनीज की तरह नहीं हो, तुम ऐसा वैसा कुछ भी नहीं खाती हो, तुम बस शुद्ध शाकाहारी खाना खाती हो। What do you mean? इधर उधर कैसा खाना खाते हो? ये मेरा बचपन का हॉबी है, तो प्लीज तुम अपना फैमिली के वजह से मुझे ब्लेम मत करो। मैं तुम्हारे लिए अपने पूरी फैमिली से दूर हो गया और तुम मेरे लिए खाने से दूर नहीं रह सकती कुछ समय के लिए। Yes, of course, honey, मैं करूँगे, लेकिन जितने फास्ट जाएंगे उतने फास्ट वापस आना है, ओके? वैसे तुम सब मालूम है मैं अपना फेवरेट खाना वीक में एक बार खाते हो, अगर नहीं खाया तो मैं नहीं रह पाएगा इंडिया में। राहुल और लीना दोनों बातें करते हुए इंडिया की टिकट करवा लेते हैं और दूसरे दिन राहुल और लीना भारत के लिए निकल पड़ते हैं। लीना इंडिया में देखती है जगह जगह सपेरे सांप का खेल दिखा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद राहुल अपनी बीवी को लेकर अपने इंडिया वाले घर पहुंचता है, जहां घर वाले राहुल और लीना का स्वागत करते हैं। और तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है राहुल, पहले से ज्यादा पतला हो गया है। तुझे क्या कहूँ, तेरी बीबी तो तुझसे भी ज्यादा कमजोर है। तुम दोनों को वहाँ खाना खाने को नहीं मिलता था क्या, जो सूख के हड्डी हो गए हो? अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, खाते तुम लोग बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना माँ के हाथ का खाना विदेश में कहाँ मिलता है, इसलिए ऐसा हो गया हूँ मैं। अब आपके हाथ का खाना खाऊंगा ना तो तगड़ा हो जाऊंगा। हाँ, तुम दोनों को खाना खिलाकर तगड़ा बना दूंगी। और बता कैसा रहा सफर,
तूने बताया नहीं तेरी बीबी का क्या नाम है? उसे हिंदी आती है या सिर्फ चाइना में ही बोलती है? माँ, चाइना नहीं चाइनीस होता है, और यह है लीना, आपकी बहू। मैंने इसे हिंदी सिखा दी है। बहुत अच्छी बात है, तूने इसे हिंदी सिखा दी, वरना हम कहाँ से चाइना, अरे मेरा मतलब है चाइनीज सीखते। माँ, चाइनीस नहीं होता है। खैर छोड़िए, और बताइए आज आपने मेरे लिए स्पेशल क्या बनाया है? चल खाने की टेबल में जाकर बैठ जा और देख ले। और लीना बहू तू भी चल, मुंह हाथ धो ले, फिर खाना खाकर आराम कर लियो। सुनीता ने अपने बेटे और बहू के लिए ढेर सारा पकवान बनाया था। सभी खाना बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन लीना को खाना पसंद नहीं आता, फिर भी वो खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और एक दिन अनीता रसोई में काम कर रही होती है। तभी लीना अपनी देवरानी अनीता से कहती है, अनीता, तुम इंडिया बहुत पसंद है, क्या तुम कभी हमारा चाइना आने पसंद करेगी? वो क्या है ना, जैसा मैं आया वैसे तुम आना, ओके? जी बिल्कुल आऊंगी। और बताइए आप क्या खाना पसंद करोगे? वैसे आपको अपने देश का खाना बहुत याद आ रहा होगा ना? करेक्ट, मुझे बहुत याद आ रहा है। वहाँ का फूड बहुत टेस्टी। क्या मुझे यहाँ चाइनीज फूड मिलेगी? हाँ, यहाँ मोमोज बहुत मिलते हैं, आप शाम को खा लेना। लीना अपनी देवरानी से बात कर रही होती है कि वहाँ एक सपेरा आता है और उसकी आवाज सुनकर वो सपेरे के पास जाकर 2 सांप खरीदती है। जैसे ही लीना की देवरानी रसोई से चली जाती है, वैसे ही लीना सांप को बर्तन में रखते हुए खुद से बोलती है, ओह माय गॉड, आज मैं कितना टाइम बाद मेरा फेवरेट डिश स्नैक सूप पिएगा। किसी ने मुझे देखा तो नहीं? आज रात ही डिनर होएगा मेरा। लीना जिंदा सांप रख कर चली जाती है और शाम होते ही सभी खाना खाते हैं, लेकिन लीना बहाना बनाकर खाना नहीं खाती और आधी रात को उठकर सांप को डिनर में खाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और एक दिन सुनीता लीना से कहती है, बहू मैं बहुत दिनों से तुझे देख रही हूँ, तू खाना क्यों नहीं खाती? कोई परेशानी है क्या तुझे? तो मुझे बोल, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। अब तुम लोग यहीं रहोगे, इसलिए तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। अब मैं क्या बोलूं, कैसे? रात में डिनर के बाद जिंदा सांप खाते हूँ। क्या हुआ बोल, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ जी, मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ और मैं अपना वजन कम कर रहे हो, इसलिए रात का खाना स्किप कर रहा है। हे भगवान, और कितना वजन कम करेगी बहू? पहले से सूखड़ी हड्डी दिखती है। अगर लोग तुझे मोटी कहेंगे तो हम जैसों को क्या कहेंगे बता? माँ जी, आपका चलता है, पर मेरा, अगर मैं ज्यादा फैट हो गया, पीपल मुझे नोटिस नहीं करेगा और मुझसे ये दुख हैंडल नहीं होगा। लीना बात को ऐसे घुमा देती है जिसे सुनकर उसकी सास भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब लीना जिंदा सांप हर तीसरे दिन खरीद कर डिनर में खाया करती। ऐसे ही एक दिन जब अनीता पूरे रसोई की साफ सफाई कर रही होती है, तभी उसे रसोई में सांप की खाल मिलती है और वो मन ही मन बोलती है, ये सांप की खाल कहाँ से आई? हमारे घर में अगर सांप आया तो दिखा क्यों नहीं? छोटी बहू क्या हुआ? अभी तक तेरी रसोई की सफाई नहीं हुई? कब सफाई होगी और कब खाना बनेगा? माँ जी खाना तो बन जाएगा, उससे पहले ये देखिए, सांप की खाल हमारी रसोई में। सांप का आना तो नामुमकिन है हमारी रसोई में, क्योंकि पूरी रसोई तो बंद है। हाँ बात तो तू ठीक कह रही है, हमारी रसोई में सांप तो क्या, कोई कीड़े मकोड़े आने की कोई जगह है ही नहीं। तो ये खाल कहाँ से आ गई? शायद कहीं से आ गया होगा सांप, अपनी खाल यहीं फेंक गया होगा। लेकिन माँ जी, मुझे कई दिनों से लीना जेठानी पे शक है। रात का खाना नहीं खाती, रसोई में सांप की खाल पड़ी है, हमें जेठानी जी के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं मानती लीना बहू ऐसा कभी करती होगी। भले वो चाइना से है, लेकिन ऐसा वो कर ही नहीं सकती। बहुत भरोसा है मुझे उस पर। ठीक है माँ जी, आप लीना जेठानी पर भरोसा कीजिए, लेकिन मैं पता लगा कर रहूंगी। आज रात ही पता लगा लूंगी, ये जिंदा सांप खाने वाली जेठानी ही है। अनीता अपनी जेठानी पर नजर रखने लगती है और रात को जब सभी खाना खाकर सो जाते हैं तो हमेशा की तरह लीना जिंदा सांप खा रही होती है। तभी अनीता उसका वीडियो बनाकर सुबह होते ही घर वालों को दिखाती है, जिसे देखकर सुनीता को भरोसा नहीं होता और वो जिंदा सांप खाने वाली बहू और बेटे को वापस भेज देती है। और अब राहुल अपने परिवार से फिर से एक बार जुदा हो जाता है। नीदा को आम खाना बहुत पसंद था।
वो आम को बहुत ही चाव से खाती थी। एक दिन नीता YouTube पर देख रही थी, तभी उसे वहाँ मैंगो शेक के बारे में पता चलता है और वो कहती है, ये कितना यम्मी दिख रहा है। इसको देखकर तो मुंह में पानी आ गया। आज ही मार्केट जाकर आम लेकर आती हूँ, लेकिन उससे पहले मैंगो शेक के लिए मटेरियल्स देख लेती हूँ, फिर मार्केट जाऊंगी। आज तो मैं मैंगो शेक पीऊंगी। आई एम सो एक्साइटेड। नीता YouTube देखकर बात कर ही रही होती है कि उसकी माँ सपना उसकी बातें सुन लेती है और उससे कहती है, अरे ओ महारानी, फोन में क्या देखकर मुस्कुरा रही है तू? कुछ नहीं माँ, आज मैंने YouTube पर मैंगो की नई रेसिपी देखी है। सोच रही हूँ वो ही बना के पीऊं। आम तो खा खा कर बोर हो गई हूँ। इस गर्मी में कुछ नए तरीके से आम का यूज करते हैं। अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तूने आम का जो इतनी खुश हो रही है? अभी नहीं माँ, पहले मुझे बाजार जाने दो। पहले मैं बना लेती हूँ, फिर आपको भी पिला दूंगी। लाओ कुछ पैसे दे दो मुझे। इतना बोलकर नीता अपनी माँ से पैसे लेती है और आम खरीदने चली जाती है। मार्केट से वो 2 किलो आम लेकर मैंगो शेक बनाती है। मैंगो शेक बनाने के बाद वो अपनी माँ को बुलाती है और कहती है, माँ जल्दी आओ यहाँ। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रही है? आराम से बोला कर। ठीक है, ये लो पियो और बताओ कैसी बनी है। नीता अपनी माँ को एक ग्लास में मैंगो शेक निकाल कर देती है और खुद पीते हुए कहती है, आहा, मजा आ गया नीता, बहुत ही बढ़िया बनाया है ये तेरा मैंगो शेक। इतनी गर्मी में पहली बार शरीर को ठंडक मिली है। थोड़ा सा और दे दे मुझे। सच में? मैं भी पीकर देखती हूँ। आप सही बोल रही हो, मजा ही आ गया। नीता को मैंगो शेक अच्छा लगता है और वो एक पर एक ग्लास मैंगो शेक पी जाती है। अब नीता रोज रोज मैंगो शेक घर में ही बना कर पीती। ऐसे ही एक दिन नीता अपनी दोस्त गरिमा के साथ बाहर घूमने जाती है। दोनों को रास्ते में एक मैंगो शेक की दुकान दिखाई देती है तो नीता कहती है, वो देख गरिमा, मैंगो शेक की शॉप। चल आजा मैंगो शेक पीते हैं। हाँ चल, वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है, चल कुछ पी ही लेते हैं। दोनों शॉप पर जाते हैं। तभी गरिमा शॉप वाले से कहती है, भैया 2 ग्लास मैंगो शेक दे दो। हाँ मैडम, अभी 5 मिनट में तैयार करके देता हूँ। यार, इस शॉपकीपर के मजे ही होते होंगे ना। जब मन किया मैंगो शेक निकाल कर पी जाता होगा। मैं तो सोच रही हूँ कि किसी मैंगो शेक की शॉप पर काम कर लूँ, पैसे भी आ जाएंगे और मैं बिना मेहनत के मैंगो शेक भी पी लूंगी। हाँ कर ले काम। रुक, मैं इनसे पूछ ही लेती हूँ कि हेल्पर की जरूरत है तो बता दे। नहीं, अभी नहीं, अभी मैंगो शेक पी और घर चल। लीजिए मैडम, आपका मैंगो शेक। अरे इतनी गर्मी में पीजिए और मजे कीजिए। दोनों मैंगो शेक पीते हैं और पैसे देकर घर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और धीरे धीरे नीता का मैंगो शेक के प्रति लालच बढ़ता जाता है। कभी वो घर में तो कभी रात को ऑनलाइन ऑर्डर करके मैंगो शेक पिया करती। कुछ दिन बाद नीता को एक मैंगो शेक की दुकान में जॉब लग जाती है। जॉब का पहला दिन था और वो शॉप के लिए निकली थी। बहुत खुश थी और खुद से कहती है, खुश हो जा नीता, अब तो तेरी मैंगो शेक ही मैंगो शेक है। बस दुकान में बैठकर मैंगो शेक से घिरी होगी तू। फ्रिज का मैंगो शेक पिएगी। उससे पहले दुकान जल्दी चल, वरना जॉब के पहले दिन ही लेट हो जाएगी। वो जल्दी जल्दी शॉप पर जाती है और वहाँ सारे कस्टमर को सर्विस देने लगती है। अब उसे जॉब करते हुए ज्यादा वक्त हो गया था, तो उसे पता था कि कब किस टाइम शॉप पर कोई नहीं होता। वो उसी समय अपने लिए मैंगो शेक चुरा कर पी लिया करती और किसी को पता भी ना चले उसमें पानी मिला देती। ऐसे ही एक दिन नीता बैठकर मैंगो शेक के मजे ले रही थी, तभी एक कस्टमर आ जाता है। कोई है क्या? एक गिलास मैंगो शेक मिलेगा क्या? अबे इस वक्त कौन आ गया? मैंगो शेक तो मैं सारा पी गई और मेरा मन भी नहीं है कि मैंगो शेक बना दूं। अरे कोई है? अरे दुकान खोल के कहाँ चले गए? सॉरी सर, आज मैंगो शेक खत्म हो गया है, जिस वजह से आज मैंगो शेक नहीं मिल सकता है। आप कल आ जाइए। पीना तो आज है ना, तो कल क्यों? और हाँ, आजकल इस शॉप की सर्विस बहुत ही खराब हो रही है। अगर ऐसे करोगे ना तो जल्दी ना तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। कस्टमर इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। कस्टमर की बात से नीता को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कौन सा उसकी अपनी शॉप थी। वो एक दिन किसी वजह से नीता की जॉब छूट जाती है और वो घर पर बैठ जाती है। दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ सपना की पड़ोसन आती है और नीता मैंगो शेक बना कर देती है। वहीं पास के सोफे पर जाकर वो फोन चलाने लगती है। तभी पड़ोसन मैंगो शेक पीकर कहती है, अरे वाह नीता, तेरे मैंगो शेक में तो बहुत स्वाद है।
थैंक यू आंटी जी। इसको मैंगो शेक पीने का कुछ ज्यादा ही शौक है, इसलिए बना लेती है, वरना इसको घर का एक काम नहीं आता। मैंगो शेक की लालची है मेरी बेटी। अच्छा, तो इसकी कोई मैंगो शेक वाले से शादी करवा दे ताकि पूरे दिन मैंगो शेक पीती रहे। अरे वाह आंटी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अगर आपको कोई रिश्ता है तो मुझे जरूर बताना। अरे ऐसे रिश्तेदार तो मैं जेब में लेके घूमती हूँ। एक राहुल नाम का लड़का है, वो घर में अकेला लड़का है, उसकी खुद की मैंगो शेक की शॉप है, मालिक है वो। सपना तू कहे तो मैं बात करूँ क्या? आंटी जी मेरी तरफ से तो हाँ है शादी के लिए, आप बस लड़के वालों से बात कर लो। चुप हो जा बेशरम लड़की, कुछ तो लिहाज कर ले, पहले लड़के से मिल तो ले, तभी तो हाँ करेगी। मैंगो शेक के लालच में शादी करेगी क्या? चल फिर कल ही लड़के वालों को तेरे घर लाती हूँ, अब मैं चलती हूँ। पड़ोसन चली जाती है और नीता भी अपना काम करने लगती है। अगले दिन पड़ोसन राहुल और उसकी माँ को नीता के घर लाती है। नीता राहुल को पसंद कर लेती है, राहुल भी नीता को पसंद आता है। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो नीता घर में ही मैंगो शेक मंगवा कर पीती और घर में बोर हो गई थी। तभी एक दिन वो राहुल को कहती है, राहुल जी क्या मैं अभी आपके साथ दुकान पर जा सकती हूँ? घर में अकेले रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। माँ जी भी मंदिर रहती हैं, खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। मुझे मैंगो शेक बनाना आता है, वो मैं बना दिया करूँगी। पर तुम शॉप पे क्या करोगी? वहाँ पहले ही बहुत सारे वर्कर है, तुम क्या करोगी वहाँ पे बोलो? प्लीज राहुल जी। ठीक है, एक काम करना, तुम घर के सारे काम कल खत्म करके शॉप पे आना। अब नीता भी सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके शॉप पर जाती। वहाँ जाकर मैंगो शेक बनाती और लोगों को उसके हाथ का मैंगो शेक बहुत पसंद आने लगा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। राहुल की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ होने लगती। भीड़ देखकर नीता को लालच आ जाता है और अब वो मैंगो शेक में पानी मिलाने लगती है। इसलिए एक दिन एक कस्टमर उससे कहता है, अरे आजकल मैंगो शेक बहुत पतला और बेस्वाद हो गया है, पहले जैसा स्वाद नहीं आता। सर आजकल दूध ऐसा ही आ रहा है, इसमें हमारी क्या गलती है? ठीक है। कुछ दिन निकल जाते हैं और मैंगो शेक की दुकान पर भीड़ कम हो जाती है और जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर आता वो दोबारा फिर कभी नहीं लौटता। राहुल को अब शक होने लगा था कि ऐसा क्या हो गया। वो अब ये सब जानने की ठान लेता है कि मैंगो शेक कम क्यों बिकने लगा। एक दिन वो नीता के साथ दुकान पर जाता है और देखता है कि नीता मैंगो शेक में पानी मिलाती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर राहुल नीता से कहता है, नीता ये क्या कर रही हो तुम? मैंगो शेक में पानी मिला रही हो? तुम्हारे कारण देखो कस्टमरों ने आना बंद कर दिया है, इसलिए तुम हमारी दुकान पे आती थी ताकि तुम हमारी दुकान को बंद करवा सको। मुझे कितना लॉस हुआ है तुम्हें पता भी है कुछ? निकल जाओ मेरी दुकान से। मुझे माफ कीजिएगा राहुल जी, मैं थोड़ी सी लालची हो गई थी। मैंने सोचा कि कम मुनाफे में ज्यादा फायदा हो, इसलिए मैं मैंगो शेक में पानी मिलाकर देती थी। मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी और आगे से आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नीता को अपनी गलती का एहसास होता है और अब आगे से वो कभी ऐसा नहीं करती और पहले से भी अच्छा मैंगो शेक बनाया करती, जिससे कस्टमर की भीड़ दोबारा होने लग गई थी। पहले जैसे सब देखकर नीता खुश हो जाती है और लालच करना भी बंद कर देती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।